रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और सीएमडी मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की सगाई राधिका मर्चेंट से हो गई। दोनों की सगाई का कार्यक्रम मुंबई में अंबानी परिवार के घर एंटीलिया में रखा गया। रस्म को बिल्कुल गुजरात की परंपराओं और रस्मों के हिसाब से किया। इसके लिए अंबानी परिवार के घर एंटीलिया में खास तैयारियां भी की गई थी। प्रदेश में भारी बर्फबारी के अलर्ट के बीच प्रशासन मुस्तैद हो गया है और साथ ही सभी विभागों को भी तैयार रहने के लिए कहा गया, ताकि भारी बर्फबारी होने पर उसे आसानी से हटाया जा सके। पीडब्ल्यूडी को ऊपरी इलाकों से बर्फ हटाने की जिम्मेदारी दी गई। वहीं लोगों से जरूरी होने पर ही घर से बाहर जाने को कहा गया। संबंधित विभागों को अलर्ट कर दिया। मौसम विभाग ने हिमाचल में 22 जनवरी को भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है, जिसके लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने धारदार हथियारों से लोगों में खौफ पैदा करने के आरोपियों की परेड निकाली और इन आरोपियों का गिरोह पूरे शहर में कोयता गैंग के नाम से बदनाम है। इसीलिए हाथ बांधकर उन्हें बिना चप्पल पहनाए सड़कों पर पैदल घुमाया गया। उन्हें उन इलाकों में घुमाया गया जहां उन्होंने दहशत फैलाने की कोशिश की थी। इस दौरान ढोल भी बजाया गया। कोयता गैंग के बदमाश जिस गली से निकले, लोग हैरानी से देखते नजर आए। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकी संगठन टीआरएफ ने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ने की धमकी दी है। टीआरएफ का धमकी भरा लेटर सामने आया। पिछले कुछ समय में घाटी में फिर से कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है। आतंकियों के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाइयों से बौखलाए आतंकी संगठन लगातार निशाना बना रहे हैं और अपनी दहशत को कायम रखने के लिए एक के बाद एक धमकी भरे लेटर जारी कर रहे हैं। आतंकी संगठन टीआरएफ ने एक बार फिर से घाटी के पंडितों के लिए धमकी भरा लेटर जारी किया और कश्मीरी पंडितों की एक लिस्ट भी जारी की है। टीआरएफ ने लेटर में कश्मीर ना छोड़ने पर उन पर हमला करने की बड़ी धमकी दे दी है। दरअसल पिछले दिनों जम्मू में कश्मीरी पंडितों की सबसे बड़ी कॉलोनी से कुछ दूरी पर सेना ने 4 आतंकियों को मार गिराया था और भारी मात्रा में विस्फोटक सामान बरामद किया गया था, जिसके बाद से आतंकी लगातार कश्मीरी पंडितों और गैर कश्मीरियों को निशाना बना रहे हैं। चीन अपने सैनिकों को निशानेबाजी में माहिर बनाने के लिए उन्हें करंट दे रहा है। इसके लिए उसने एकदम अनोखी तकनीक का इस्तेमाल किया है, जिसकी ट्विटर पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें ट्रेनिंग के दौरान चीन के 2 सैनिकों की बाई कलाई पर सफेद रंग का पट्टा बंधा नजर आया। बताया गया कि इलेक्ट्रिक पेन पैड है। शूटिंग के दौरान जरूरी पोजीशन से जैसे ही सैनिक थोड़ा सा भी इधर उधर होता है, ये पेन पैड सैनिक को तुरंत करंट मारता है। करंट लगने से सैनिक तुरंत सही पोजीशन में आ जाता है और एकदम सटीक निशाना लगाता है। चीन अपने सैनिकों के निशाने को धार देने के लिए ये नया पैंतरा अपना रहा है। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ये कोशिश भले ही अच्छी है, लेकिन इलेक्ट्रिक पेन पैड उतने फायदे के नहीं, क्योंकि एक वक्त के बाद सैनिकों को इसकी आदत हो जाएगी और उन्हें करंट लगने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बड़ी खबर पंजाब के मोगा से है, जहां पर पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। आतंकवादी अर्शदीप सिंह डल्ला का भाई बलदीप सिंह डल्ला फर्जी पासपोर्ट पर विदेश भाग गया है। बलदीप के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। बलदीप सिंह डल्ला हत्या के एक मामले में आरोपी है और जमानत पर जेल से बाहर आया हुआ था। अभी जो पिछली हमारी वेरिफिकेशन ड्राइव जो हमने चलाई थी अर्श डाले के खिलाफ पूरे पंजाब भर में, तो उसमें वी गॉट टू नो कि ये जो है यहाँ से मिसिंग है। और उसके बाद जब हमने इसको पूरी तरीके से वेरीफाई किया तो वी गॉट टू नो कि ये पासपोर्ट फेक बना करके ये देश छोड़ करके चला गया है। तो इसी वजह से हमने जो है फिर उसको वेरीफाई करके कि किन बंदों की इसमें शमूलियत है, उसके बेस पर अर्श डाले और उनके फादर जो चरणजीत सिंह हैं जो जेल में बंद है उसके ऊपर, और उसके अलावा इसके जो 4 एसोसिएट्स मेन हैं, दीपक हो गया और कमलजीत शर्मा हो गया, राम सिंह हो गया और हरदीप हो गया, इन सब के ऊपर हमने एफआईआर दर्ज किया है। आरजेडी ने नागालैंड के विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया है। पार्टी वहां की कुल 60 में 11 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जिसके लिए नागालैंड के प्रदेश अध्यक्ष से संभावित उम्मीदवारों की सूची भी मंगाई गई। खुद तेजस्वी यादव अपने प्रत्याशियों का प्रचार करने वहां जाएंगे। उनके अलावा पार्टी के कुछ और बड़े नेता नागालैंड में डेरा डालेंगे। राज्य में 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव है। पंजाब के अमृतसर से स्कूट एयरलाइन के एक विमान के कई यात्रियों के बिना ही उड़ान भरने के मामले में जांच में अब डीजीसीए जुट गया है। विमानों का संचालन संभालने वाले डीजीसीए ने अमृतसर एयरपोर्ट से इस मामले में पूरी रिपोर्ट मांगी, क्योंकि एक दिन पहले सिंगापुर की स्कूट एयरलाइन का एक विमान 35 यात्रियों को लिए बिना ही उड़ गया। इस फ्लाइट को शाम 7 बजे के लिए अमृतसर से सिंगापुर जाना था, लेकिन उसके उड़ान भरने के समय में बदलाव कर दिया गया।
जिस पर अमृतसर एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने दावा किया कि इसकी जानकारी सभी यात्रियों को ईमेल के जरिए दी गई थी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि उन यात्रियों के लिए टिकट बुक करने वाले एजेंट ने उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक 20 से 24 जनवरी तक दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भी बारिश हो सकती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हिमालय के प्रभाव वाले क्षेत्र में 20 से 26 जनवरी तक मौसम पर असर देखा जाएगा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश होगी तो मैदानी इलाकों में भी बारिश होने की संभावना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और सीएमडी मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की सगाई राधिका मर्चेंट से हुई। दोनों की सगाई का कार्यक्रम मुंबई में अंबानी परिवार के घर एंटीलिया में रखा गया। इस मौके पर एंटीलिया में शानदार जश्न मनाया गया। It seems like we have a missing ring, but I think we have a surprise ring bearer. Can we please have our ring bearer come up? उधर मालदीव पहुंचे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का शानदार स्वागत हुआ। मालदीव के बाद वो श्रीलंका भी जाएंगे, यानी वो बैक टू बैक उन दो देशों की यात्रा करेंगे जिन्हें चीन ने बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया और उन्हें अपने कर्ज के जाल में ऐसा फंसाया कि वो उलझते चले गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि मालदीव और श्रीलंका पर कंगाली का साया मंडराने लगा। भारत के विदेश मंत्री इसी बुरे दौर में दोनों देशों के दौरे पर निकले। 3 दिन के लिए मालदीव पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत भी हुआ और खबर है कि इस दौरे पर एस जयशंकर कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि मालदीव में चीन के चढ़ाने पर भारत के खिलाफ अभियान भी चलाया जा रहा है। लेकिन भारत ने फिर भी बड़ा दिल दिखाया और अपने पड़ोसी देश की ओर मदद का हाथ बढ़ाया, क्योंकि उसे मालूम है कि चीन के पंजे में फंसे उसके छोटे छोटे पड़ोसी देशों को भारत की जरूरत है, क्योंकि मालदीव में विपक्ष चीन के उकसाने पर भारत के खिलाफ बातें कर रहा है। क्योंकि चीन ने विपक्ष को मालदीव की सत्ता दिलाने का झांसा दिया और मालदीव के विपक्षी नेता पूर्व राष्ट्रपति यामीन उसकी बातों में आकर भारत के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। लेकिन भारत ने बड़ा दिल दिखाया और उसके विदेश मंत्री मालदीव दौरे पर गए और दोनों देशों के बीच रिश्ता मजबूत करने की कोशिश में जुट गए। मालदीव चीन के कर्ज के तले दबा हुआ है और भारत ने उसे करोड़ों डॉलर की मदद दी है। यही नहीं, भारत ने कोरोना काल में भी मालदीव की मदद की थी और कुछ ऐसी ही मदद की उम्मीद श्रीलंका को भी है, जहां पर एस जयशंकर मालदीव दौरा खत्म करने के बाद जाएंगे। जहां श्रीलंका को आर्थिक मदद देने की बात हो सकती है। श्रीलंका चाहता है कि भारत उसकी मदद करे। यही नहीं, आईएमएफ से लोन लेने में भी उसे भारत की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आईएमएफ ने उसके सामने शर्त रखी है कि वो भारत से इस मामले में सहयोग मांगे। और भारत के विदेश मंत्री ने भरोसा दिया कि वो अपने पड़ोसी देश श्रीलंका की हर मुमकिन मदद करेगा। बड़ी खबर पंजाब के मुक्तसर से आ रही है, जहां पर लुधियाना में हुए ब्लास्ट मामले को लेकर एनआईए की टीम ने कल रात छापेमारी की है। तो लुधियाना बम मामले में पंजाब के मुक्तसर में एनआईए की तरफ से छापेमारी की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चमन मेरे सहयोगी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चमन, फिलहाल क्या कुछ ताजा जानकारी मिल पा रही है? एनआईए की टीम ने छापेमारी की है कल रात। जी मोनिका, देखिए कि जिस तरह से सिटी मुक्तसर साहब ने जो है आज एनआईए की टीम ने सुबह जो है रेड किया है लुधियाना बम ब्लास्ट मामले को लेकर। और इस मामले को लेकर जो एनआईए ने जो है कुछ ही दिन पहले जो है एक चार्जशीट भी दाखिल की थी कोर्ट में। और उसी के बाद जो था ये जो सिटी मुक्तसर साहब में जो आज रेड हुई है, बता दें कि ये गुरु अनंत देव नगर है, वहाँ पर ये जो है रेड हुई है। और एनआईए की टीम जो है देर रात ही जो है पंजाब के मुक्तसर साहब में पहुंच चुकी है और सुबह ही उन्होंने जो
जो है वो एक जो है कोटकपूरा की गली नंबर 3 में जो है गुरु आनंद देव नगर है, वहाँ पर ये रेड की गई है। और बताया जा रहा है कि ये जो रेड है ये एक व्यक्ति है जो लुधियाना बम ब्लास्ट मामले में जो है आरोपी बताया जा रहा है, और उसी को लेकर जो है उसी के घर में कुछ दस्तावेज जो है खंगाले जा रहे हैं, और सुबह से ही एनआईए की रेड जो है जारी है। शुक्रिया चमन फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर में आतंक की आग भड़काने में जुटा है। पिछले साल ही केंद्र सरकार ने आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पीएफआई पर बैन लगा दिया था। लेकिन इसके बाद भी पीएफआई लगातार हिंदुस्तान का माहौल खराब करने के लिए साजिश रच रहा है, क्योंकि न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पीएफआई ने हिंदुस्तान को आतंक की आग में झोंकने के लिए अब कश्मीर टेरर प्लान तैयार किया है, जिसके तहत वो जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों की जड़ें मजबूत करने में जुटा है। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि पीएफआई कश्मीर में लश्कर, अलकायदा और आईएसआईएस के लिए आतंकियों की भर्ती का काम कर रहा है, और इसके लिए वो ऑनलाइन तरीके से कम उम्र के नौजवानों का ब्रेन वॉश कर रहा है, ताकि किसी भी तरह कश्मीर में आतंकी संगठनों को फिर से जिंदा कर वहां बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा सके, क्योंकि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद घाटी में आतंकियों की कमर टूट चुकी है। और पिछले 2 सालों में अलग अलग आतंकी संगठनों के ज्यादातर आतंकी मारे जा चुके हैं। लेकिन खुफिया एजेंसियों से न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी ये बताती है कि पीएफआई इस नुकसान की भरपाई करने के लिए ही नए सिरे से आतंकियों की भर्ती कर रहा है। इसके लिए उसने बाकायदा कम उम्र के लड़कों को अपने संगठनों से जोड़ने और बरगलाने का काम करना शुरू कर दिया है। खुफिया एजेंसियों का ये भी कहना है कि आतंकी संगठनों में भर्ती के लिए पीएफआई ने देश भर के करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों से संपर्क किया है। जिन राज्यों को पीएफआई ने टारगेट किया है उनमें केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक शामिल हैं। और इनके अलावा पीएफआई ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भी गुमराह करने का प्लान तैयार किया है। वो नौजवानों के दिमाग में न सिर्फ जिहादी सोच भर रहा है, बल्कि अलग अलग राज्यों में हिंसा फैलाने के लिए उन्हें उकसा भी रहा है। और पीएफआई की इस साजिश का पर्दाफाश तब हुआ जब 2 दिन पहले यानी 17 जनवरी को एनआईए ने केरल के कोल्लम जिले में रहने वाले मोहम्मद सादिक नाम के एक आदमी के घर पर छापा मारा, जिसके एक्सक्लूसिव दस्तावेज न्यूज 18 के पास मौजूद हैं। इस एक्सक्लूसिव दस्तावेज के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान मोहम्मद सादिक के घर से कई संदिग्ध चीजें बरामद हुई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के बाद इस बात का पता चला कि सादिक एक साजिश के तहत आतंकी संगठनों से जुड़ने के लिए युवाओं का ब्रेन वॉश करने का काम करता था, और वो अलग अलग समुदाय के लोगों के खिलाफ उन्हें आपस में लड़वाने की साजिश में भी जुटा था। पिछले महीने ही न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव खबर दिखाई थी कि पीएफआई योग कैंप की आड़ में कम उम्र के लड़कों को लोगों की हत्या करने की ट्रेनिंग दे रहा है। और इसके लिए पीएफआई ने केरल में ट्रेनिंग कैंप तक खोल रखे थे, जहां कम उम्र के लड़कों को कत्ल करना सिखाया जाता था। न्यूज 18 ने अपनी एक्सक्लूसिव खबर में ये भी बताया था कि पीएफआई दूसरे राज्यों में भी इस तरह के कैंप योग सेंटर के नाम पर चला रहा था, जिसे हिट स्क्वाड का नाम दिया गया था। अलग अलग जांच एजेंसियों की तफ्तीश में ये बात भी सामने आई है कि पीएफआई के हिट स्क्वाड में जो लड़के शामिल थे वो दोहरी जिंदगी जीते थे। मतलब ये कि बाहरी दुनिया के लिए तो वो आम लोगों की तरह ही रहते थे, लेकिन वो हर वक्त किसी की नजर में आए बिना देश में गड़बड़ी फैलाने की ताक में रहते थे। और अब पीएफआई का कश्मीर टेरर प्लान सामने आया है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। झारखंड के पलामू जिले में पुलिस और सुरक्षा बल की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें दोनों तरफ से कई 60 से 70 राउंड फायरिंग हुई। मनातू थाना क्षेत्र में एक पुलिस पिकेट के पास पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों की नक्सली संगठन टीपीसी के साथ मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से करीब 60 से 70 राउंड गोलियां चली। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख नक्सली भाग निकले, लेकिन पुलिस को मौके से नक्सलियों की भारी मात्रा में सामान बरामद हो चुका है, जिसमें एक एयरगन भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ करीब 15 से 20 मिनट तक चली। मुठभेड़ में कई नक्सलियों को गोली लगने की आशंका है, लेकिन सभी मौके से भागने में कामयाब रहे। अधिकारियों के मुताबिक सीआरपीएफ को खबर मिली थी कि इलाके में टीएसपीसी के टॉप कमांडर शशिकांत का दस्ता सक्रिय है, जिस पर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान मौके पर घेराबंदी करने पहुंचे थे। लेकिन पुलिस को देख नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, और जिस पर सुरक्षा बल ने भी जवाबी फायरिंग की। पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, दक्षिण अमेरिका के देश पेरू में लीमा में लोगों के प्रदर्शन के दौरान भीषण आग लग गई। ये आग कैसे लगी इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग की लपटें दूर से ही नजर आ रही थी। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं पेरू की राजधानी लीमा में ये भीषण आग लगी है।
सेंट मार्टिन स्क्वायर इलाके में ये भीषण आग लगी है। फिलहाल जानकारी मिल पा रही है कि आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी है। लोगों से इलाके से दूर रहने की अपील की जा रही है। आप देखिए कि कितनी जबरदस्त आग यहाँ पर लगी हुई है। आग की लपटें आपको नजर आ जाएंगी। सेंट मार्टिन स्क्वायर इलाके में ये भीषण आग लगी है। फिलहाल आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी है। आग कैसे लगी है इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल लोगों से इस इलाके से दूर रहने की अपील की जा रही है। पेरू की राजधानी लीमा से ये बड़ी खबर। दिल्ली के पास गाजियाबाद में रेस्टोरेंट में थूक कर रोटी बनाने के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये कार्रवाई वायरल वीडियो के आधार पर हुई, जिसमें तसीरुद्दीन नाम का ये आदमी रोटी बनाते वक्त उस पर थूकता नजर आया। दावा है कि ये वीडियो हिंदू रक्षा दल नाम के संगठन ने बनाकर वायरल किया। अभियुक्त व्यक्ति है, उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में हिंदूवादी संगठन हिंदू रक्षा दल ने ही मुकदमा दर्ज कराया था। अपने ही देश में विरोध की वजह से न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने अचानक इस्तीफा दे दिया, जिसकी पूरी दुनिया में किसी को उम्मीद नहीं थी। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन दुनिया के उन नेताओं में शुमार थी जिन्होंने कोविड काल में अपने देश के लिए भरपूर कोशिशें की। हालांकि इसी दौरान लगाए गए सख्त प्रतिबंधों से न्यूजीलैंड की जनता नाराज हो गई, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यही नहीं, उन्होंने ये तक साफ कर दिया कि वो अगले चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगी। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले से आ रही है, जहां पर एक घर में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की वजह से पूरा घर जलकर राख हो गया। हालांकि घर में आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर में आतंक की आग भड़काने में जुटा है। पिछले साल ही केंद्र सरकार ने आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पीएफआई पर बैन लगा दिया था। लेकिन इसके बाद भी पीएफआई लगातार हिंदुस्तान का माहौल खराब करने के लिए साजिश रच रहा है, क्योंकि न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पीएफआई ने हिंदुस्तान को आतंक की आग में झोंकने के लिए अब कश्मीर टेरर प्लान तैयार किया है, जिसके तहत वो जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों की जड़ें मजबूत करने में जुटा है। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि पीएफआई कश्मीर में लश्कर, अलकायदा और आईएसआईएस के लिए आतंकियों की भर्ती का काम कर रहा है, और इसके लिए वो ऑनलाइन तरीके से कम उम्र के नौजवानों का ब्रेन वॉश कर रहा है, ताकि किसी भी तरह कश्मीर में आतंकी संगठनों को फिर से जिंदा कर वहां बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा सके। क्योंकि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद घाटी में आतंकियों की कमर टूट चुकी है। और पिछले 2 सालों में अलग अलग आतंकी संगठनों के ज्यादातर आतंकी मारे जा चुके हैं। लेकिन खुफिया एजेंसियों से न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी ये बताती है कि पीएफआई इस नुकसान की भरपाई करने के लिए ही नए सिरे से आतंकियों की भर्ती कर रहा है। इसके लिए उसने बाकायदा कम उम्र के लड़कों को अपने संगठनों से जोड़ने और बरगलाने का काम करना शुरू कर दिया है। खुफिया एजेंसियों का ये भी कहना है कि आतंकी संगठनों में भर्ती के लिए पीएफआई ने देश भर के करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों से संपर्क किया है। जिन राज्यों को पीएफआई ने टारगेट किया है उनमें केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक शामिल हैं। और इनके अलावा पीएफआई ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भी गुमराह करने का प्लान तैयार किया है। वो नौजवानों के दिमाग में न सिर्फ जिहादी सोच भर रहा है, बल्कि अलग अलग राज्यों में हिंसा फैलाने के लिए उन्हें उकसा भी रहा है। और पीएफआई की इस साजिश का पर्दाफाश तब हुआ जब 2 दिन पहले यानी 17 जनवरी को एनआईए ने केरल के कोल्लम जिले में रहने वाले मोहम्मद सादिक नाम के एक आदमी के घर पर छापा मारा, जिसके एक्सक्लूसिव दस्तावेज न्यूज 18 के पास मौजूद हैं। इस एक्सक्लूसिव दस्तावेज के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान मोहम्मद सादिक के घर से कई संदिग्ध चीजें बरामद हुई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के बाद इस बात का पता चला कि सादिक एक साजिश के तहत आतंकी संगठनों से जुड़ने के लिए युवाओं का ब्रेन वॉश करने का काम करता था, और वो अलग अलग समुदाय के लोगों के खिलाफ उन्हें आपस में लड़वाने की साजिश में भी जुटा था। पिछले महीने ही न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव खबर दिखाई थी कि पीएफआई योग कैंप की आड़ में कम उम्र के लड़कों को लोगों की हत्या करने की ट्रेनिंग दे रहा है। और इसके लिए पीएफआई ने केरल में ट्रेनिंग कैंप तक खोल रखे थे, जहां कम उम्र के लड़कों को कत्ल करना सिखाया जाता था। न्यूज 18 ने अपनी एक्सक्लूसिव खबर में ये भी बताया था कि पीएफआई दूसरे राज्यों में भी इस तरह के कैंप योग सेंटर के नाम पर चला रहा था, जिसे हिट स्क्वाड का नाम दिया गया था। अलग अलग जांच एजेंसियों की तफ्तीश में ये बात भी सामने आई है कि पीएफआई के हिट स्क्वाड में जो लड़के शामिल थे वो दोहरी जिंदगी जीते थे। मतलब ये कि बाहरी दुनिया के लिए तो वो आम लोगों की तरह ही रहते थे, लेकिन वो हर वक्त किसी की नजर में आए बिना देश में गड़बड़ी फैलाने की ताक में रहते थे। और अब पीएफआई का कश्मीर टेरर प्लान सामने आया है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं।
बेंगलुरु में 2 संदिग्ध आतंकियों के खिलाफ कोर्ट में दाखिल की गई एनआईए की चार्जशीट में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। एनआईए के मुताबिक भारत में साजिशों को अंजाम देने के लिए अफगानिस्तान के खोरसेन प्रांत में आतंकी ट्रेनिंग कैंप चला रहा है। एनआईए की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के युवाओं को सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की बाकायदा अफगानिस्तान के आतंकी कैंप में ट्रेनिंग दी जाती है। एनआईए ने 2 संदिग्ध आतंकियों अख्तर हुसैन लश्कर उर्फ एमडी हुसैन और अब्दुल अलीम मंडल के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। एनआईए रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन हैंडलर्स के निर्देश पर दोनों आरोपियों की भारत के युवाओं को भड़काने की ट्रेनिंग दी गई और उन्हें अफगानिस्तान के आतंकी ट्रेनिंग कैंप में भेज दिया गया। ट्रेनिंग के बाद दोनों आरोपियों ने एक फौज बनाने की तैयारी की थी और काफी युवाओं को उस फौज में भर्ती भी किया था, जिन्हें आगे की ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान भेजा जाना था। 24 जुलाई को बेंगलोर के तिलक नगर पुलिस स्टेशन में दोनों संदिग्ध आतंकियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया था। बाद में इस केस की जांच एनआईए को सौंप दी गई, जिसमें देश में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने और युवाओं को आतंकी कैंप में ट्रेनिंग दिए जाने का पर्दाफाश हुआ। जांच के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर भारी मात्रा में आपत्तिजनक जिहादी सामग्री बरामद कर ली गई थी। फ्रांस में पेंशन सुधार कानून के खिलाफ अलग अलग शहरों में लोग सड़क पर उतर आए, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध मार्सेई शहर में देखने को मिला। जहां पेंशन सुधार कानून से नाराज सैकड़ों लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। फ्रांस की मीडिया के मुताबिक नया कानून आने के बाद रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़कर 64 हो जाएगी, जबकि पेंशन के लिए 43 साल काम करना ही होगा, जो अभी 42 साल है। यही वजह है नाराज लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। उन्होंने पुलिस की ओर से बैड कैरेक्टर घोषित किए जाने के खिलाफ अर्जी दी थी, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। हालांकि कोर्ट ने उन्हें बैड कैरेक्टर बताए जाने के खिलाफ दिल्ली पुलिस को ज्ञापन देने की छूट दी। पिछले साल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में बाधा डालने पर दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह को बैड कैरेक्टर करार दिया था। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के डांगरी गांव में 7 लोगों की हत्या करने वाले आतंकी की मददगार महिलाओं की पहचान हो गई है। इन महिलाओं ने आतंकियों को फोन और खाना उपलब्ध करवाया था। राजौरी में आतंकी हमले में 7 लोगों की जान गई थी। इस मामले की जांच कर रही जांच एजेंसियों ने उन महिलाओं की पहचान कर ली है, जिन्होंने 1 और 2 जनवरी को ढांगरी कांड में शामिल आतंकियों की मदद की थी। जांच में पता लगा है कि आतंकियों ने इलाकों में कुछ ग्रामीणों के मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया था। जिस महिला के फोन का इस्तेमाल हुआ उसे जांच एजेंसियों ने हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा भी कुछ महिलाओं की पहचान की गई है, जिन्होंने आतंकियों को खाना उपलब्ध कराया था। अब सुरक्षा एजेंसियां इन महिलाओं से पूछताछ कर आतंकियों के ठिकानों के बारे में पता लगाने में जुटी हैं। जांच एजेंसियों के रडार पर इलाके के करीब 50 लोग हैं, जिन पर आतंकियों की मदद करने का शक है। उत्तराखंड के जोशीमठ में बनी दरारों को भरने का काम शुरू हो गया है। प्रशासन ने वहां पर रहने वाले लोगों की मदद से दरारों को भरने का काम शुरू कर दिया, जिसके लिए कुछ महिलाएं भी दरारों में मिट्टी भरकर उन्हें समतल करती नजर आईं। असल में मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि अगले कुछ दिनों में जोशीमठ में बर्फबारी हो सकती है, जिससे निपटने के लिए पहले से तैयारी शुरू कर दी गई। जोशीमठ में जो हालात है वो चिंताजनक है, लेकिन प्रशासन की टीम ने मजदूरों को लगाकर जिन जिन इलाकों में दरार पड़ी हुई है उनको भरने का काम शुरू किया हुआ है। इसके अलावा वो घर जो दरारों की वजह से रहने लायक नहीं बचे, उनमें रहने वाले लोगों को प्रशासन ने घर मुहैया कराने की तैयारी भी तेज कर दी। बताया गया कि उत्तराखंड सरकार ने सरकारी जमीन पर लोगों को अस्थायी घर बनाकर देने का काम शुरू कर दिया, जो जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ जोशीमठ में उन दोनों होटल को गिराने का काम लगातार जारी है, जिन्हें सरकार ने खतरनाक घोषित किया था। वहाँ इस काम में कई मजदूर लगे दिखाई दिए, जो बड़ी बड़ी मशीनों से खतरनाक होटल में एक छत को कटर की मदद से काटते नजर आए। वहीं इस दौरान किसी तरह का कोई हादसा न हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा गया। आपदा से निपटने के लिए टीमें यहाँ पे लगाई गई है। प्राकृतिक जो भूस्खलन यहाँ पे इस समय हो रहा है, उसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर तैनात है। बताया गया कि जोशीमठ में लोगों के घरों पर पड़ी दरारों की वजह से करीब 250 परिवारों को सुरक्षित जगहें मुहैया करानी पड़ी। वहीं करीब 850 घर ऐसे हैं जिन्हें खतरनाक घोषित किया गया। अफ्रीकी देश सूडान में तख्ता पलट के बाद से लगातार हिंसा और विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने लोकतंत्र की मांग को लेकर एक बार फिर से संसद को घेरने की कोशिश की। संसद की तरफ बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सेना ने मोर्चा संभाला और उन्हें तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े, लेकिन बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर जमे रहे और सेना का विरोध करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान सेना ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया, लेकिन प्रदर्शनकारी लगातार सैन्य शासन के विरोध में हाथों में तख्तियां और झंडे लिए प्रदर्शन करते रहे।
2021 में सूडान में नेता ने तख्ता पलट कर दिया था, जिसके बाद से वहां के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं, जिसकी वजह से सैन्य तख्ता पलट के बाद सूडान के प्रधानमंत्री बनाए गए अब्दुल्ला हमदोक को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन अभी भी वहां हालात सुधरे नहीं है और लोग लगातार नई सरकार के गठन की मांग कर रहे हैं। अफगानिस्तान में ठंड की वजह से 70 लोगों की मौत हो गई और वहां के मौसम विभाग के मुताबिक कई प्रांतों में 10 जनवरी के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई और वहां का न्यूनतम तापमान -33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जो कि अफगानिस्तान का अब तक का सबसे कम तापमान है। पिछले 8 दिनों में पारा गिरने की वजह से 70 लोगों की मौत हो गई। यही नहीं, करीब 70,000 मवेशियों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मरीज के परिवार वालों ने एक अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि हॉस्पिटल के स्टाफ ने मरीज से मिलने के लिए रोका था, जिसकी वजह से मरीज के परिवार वालों की अस्पताल के स्टाफ से कहासुनी हो गई। देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ गई कि उनके बीच हाथापाई शुरू हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। सर्बिया के दक्षिण पश्चिमी इलाके में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए और ज्यादातर इलाकों में लोगों के घर पानी में डूबे नजर आए। कई सर्बियाई शहरों में भारी बारिश का असर साफ दिखाई दिया। लगातार हुई बारिश की वजह से इलाकों में पानी भर गया। सड़कों पर भी बाढ़ का पानी भरा दिखाई दिया। कई इलाकों में पानी इतना ज्यादा भर गया कि लोगों के घर डूब गए और लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। नोवी बाजार शहर में भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालातों के बीच लोगों ने घरों के आसपास भरे पानी को निकालने के लिए छोटी मशीनों का इस्तेमाल किया और इसके जरिए पानी को बाहर निकाला। बिना मौसम भारी बारिश होने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। सेल्फी लेने का क्रेज और रेलवे ट्रैक पर पोज के लिए खतरनाक स्टंट दो भाइयों को महंगा पड़ गया और ट्रेन की चपेट में आने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। करनाल में रेलवे लाइन पर खड़े होकर वीडियो बना रहे दो लड़कों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। 10वीं क्लास में पढ़ने वाले दोनों लड़के ममेरे भाई थे। पुलिस के मुताबिक दोनों भाई शाम करीब 6 बजे मोटरसाइकिल लेकर घोगड़ी फाटक पहुंचे और रेलवे ट्रैक पर जाकर वीडियो बनाने लगे। तभी एक रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी तो उसके बगल वाले रेलवे ट्रैक पर एक्सप्रेस ट्रेन आ गई। दोनों ट्रैक पर ट्रेन आती दिखी तो ट्रैक पर खड़े होकर सेल्फी लेने लगे। बताया गया कि इस दौरान दोनों लड़कों ने ईयरफोन भी लगा रखा था कि तभी अंबाला की तरफ से आ रही एक्सप्रेस ट्रेन आ गई और आवाज नहीं सुनाई दी। दोनों युवकों को ट्रेन घसीटते हुए काफी दूर तक ले गई। हादसे की जानकारी रेलवे फाटक के गार्ड ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों लड़कों के परिजनों को घटना के बारे में जानकारी दी।